ड्रामा के स्टार्ट में हम ड्यूक मेंशन को देते हैं, जहां पर नैनजिन बोलते हैं कि मेरे मदर और फादर बहुत पहले से ही ड्यूक मेंशन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन। जहां पर मैं जुड़वा बहन हूँ, मेरा नाम नैनजिन और मेरी सिस्टर का नाम नैन वॉन है। मैं वहां पर ड्यूक की बेटी को देखते थे कि वो गरीबों को कैसे मारते हैं, लेकिन एक दिन ड्यूक ने जो है मेरी मदर के साथ ही बदतमीजी की। उसके बाद मेरे फादर ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्हें पीट कर मार डाला गया। इवन मेरी माँ को जिंदा दफनाया गया। मैंने इन सब चीजों का एक काला चिट्ठा पूरा तैयार किया और मजिस्ट्रेट को दिया, लेकिन वहां से भी लिन यरन ने सब कुछ चुरा लिया और वो अथॉरिटीज के पास भी नहीं जा पाया। कहती है मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये वहां पर गए क्यों नहीं। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां पर कंप्लेन करने की। कहती मैंने अपने हाथों से दिया था तो फिर ये क्यों हुआ। कहती ये तो होना ही था। पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बहन नैन वॉन थी। वो खुद अपने मदर और फादर को धोखा दे रही थी, क्योंकि वो ड्यूक मेंशन की कुछ ज्यादा ही चहेती बन गई थी। कहती तुमने ये क्यों किया। कहती मुझे तो करना ही था। तुम कंप्लेंट लिखाने गए, मैंने कंप्लेंट वापस ले ली कि मुझसे गलती हो गई। कहती तुम्हें पता है ना कि हमारे मदर और फादर की डेथ कैसे हुई। कहती वो लोग तो वैसे भी बेकार थे, एकदम बेकार, और तुम भी उनके पास चली जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। लिनियन कुत्ते से हंस रही होती है कि हाँ ये लो चाकू और इसे अपने रास्ते से हटा दो। देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद जरा सा भी हंगामा हो और तुम मेरी पर्सनल मेड बनोगी, मेरी हेड मेड। अगर ये रुतबा चाहती हो ना तो इसे रास्ते से हटा देना। वहां से लिनवरन चली जाती है। कहती है हम दोनों के सेम फेस हैं, इसकी वजह से मैंने बहुत फायदा उठाया है। अब तुम इस दुनिया से चली जाओगी ना तो मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। कहती है तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना प्यार करते थे। कहती है वो बहुत ही बेवकूफ थे, लेकिन अब तुम भी बेवकूफियत कर रहे हो। देखो तुम्हारे पास इतनी अच्छी शक्ल थी, सब कुछ था, कम से कम तुम अगर मेरी तरह काम करती तो आगे जा सकती थी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहती क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहती है कि तुम चिंता मत करो, अभी पता चल जाएगा। नैनजिन थी, उसे बहुत पहले से ही पॉइजन दिया जा रहा था। इसी वजह से उन लोगों को 100% यकीन था कि नैनजिन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि मार कर नहीं मरी तो पॉइजन से मर जाएगी। लेकिन आज नैनजिन एकदम सही दिख रही थी। कहती ये क्या, तुमने अभी तक सारा फेक इंतजाम किया था कि तुम मरने वाली हो। कहती हाँ, सब कुछ ये एक तरह का ट्रैप था यहाँ तक लाने के लिए। मुझे पता था कि लिनियन तुमको एक बार अकेले जरूर छोड़ेगी, और आज वो दिन आ गया है जहां पर तुम फेवर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मदर फादर भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो अपनी आंखें बंद करती है। कहती आज के बाद से कोई भी नैनजिन इस दुनिया में बिलोंग नहीं करती है। याद रखोगे तुम मुझे मारने आई हो ना, हम दोनों का सेम फेस है और तुम्हें लगता है कि इसके बहुत फायदे हैं, तो इसका फायदा मैं उठाऊंगी। तुम्हारी जगह हेडमेड मैं बनूंगी और थ्रोन तक जाऊंगी। उसे नीचे गिरा देती है। कहती है कि उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बदला भी लूंगी। कहती प्लीज मुझे मत मारो मत मारो। मारने चलती है तो वहां से वो भागने लगती है। कहती है कि तुम्हें पता है ना इसका खामियाजा क्या होगा, लेकिन तुरंत ही वो उसे मार देती है। दरवाजा खोलती है। कहती है कि उस बदतमीज लड़की की डेथ हो चुकी है, इसे इसके पेरेंट्स के साथ ही दफना दो। बहुत ही बैड ट्रक लेकर आती है। सारे सैनिक अंदर घुस जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को उठाकर लेकर चले जाते हैं। कहती मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इधर लिनियरन की शादी थी। वो पूछती है कि वो लड़की मर गई ना। जहाँ पर नौकर टेस्टिफाई करता है कि हाँ उसके घाव देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, उसे वहीं पर दफना दिया गया। कहती अपनी आंखों से देखा है ना। कहते हाँ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी सिस्टर कैसी थी, मेरे डॉग से भी बेकार थी ना। कहती अरे मिस आप ये क्या कह रही, उस नैनजिन के बारे में। वो अगर आप उसकी बात कर रहे हैं ना तो डॉग की बेइज्जती कर रही है, वो तो डॉग से भी बेकार थी। कहती मैंने तुम्हें अपनी हेडमेट बनाकर अच्छा किया। कहती हाँ फाइनली लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हो। कहती हाँ मिस आप इतनी अच्छी ही लग रही हैं। लेनियरन जाती है अपने पेरेंट्स से। कहती है कि मैं बहुत जल्दी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, प्लीज मदर फादर मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो। उसके फादर कहते हैं तुमसे कोई भी गलती नहीं हो और तुम्हें नील डाउन होने की जरूरत नहीं है। अब तुम कॉन्सर्ट बनने जा रही हो और वहां पर इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम रानी की तरह रहना। मदर की नजर जैसे ही नैनजिन पर पड़ती है। कहती ये लड़की, मैंने सुना है कल रात इसने अपनी बहन को मार दिया। कहती यस मैडम, वो बहुत आगे जा रही थी, इसी वजह से उसे छुटकारा पाना जरूरी था, मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं यहाँ पर बस तुमसे पूछ रही हूँ, तुम पहले ही बताने लग रही हो। और दोनों सिस्टर में जो नैनवॉन थी उसके कंधे पर निशान था, अगर तुम्हारे कंधे पर निशान नहीं हुआ मतलब तुम नैनजिन हो। कहती है कि आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। लेनोरन कहती है कि मदर मैंने पूरी तरीके से पता करवा लिया है। कहती है नहीं बेटा, ऐसे किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कहती मदर मैंने सच में कहा ना। कहती है ऐसे लापरवाही से काम नहीं चलेगा जिंदगी में।
उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि चलो अपना कंधा खोलो। वो अपना हाथ छिपा लेते हैं जहाँ पर कट का निशान होता है। लिन वरन बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदर पीछे हटने वाली नहीं थी। कहती है कि कंधा खोलो, अभी के अभी खोलो। उसका कंधा खोल दिया जाता है और वहां पर सच में निशान होता है। कहती है ये झूठा निशान है, इसे रगड़ना शुरू करो। 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, निशान लगातार रगड़ा ही जा रहा होता है। लिनियरन कहती है कि उसकी खाल तक निकल गई है। कहती है सब करना जरूरी है, पता चले तुम्हारी अपनी पीठ में कब खंजर मार दे। कहती है मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं हमेशा ही मैं इसका ख्याल रखूंगी, आप प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करिए। तब इस पर ड्यूक कहते हैं कि ठीक है जाओ, तुम पर ट्रस्ट किया जाता है लेकिन याद रखो कि तुम मेरी बेटी के साथ रहोगी, उसकी केयर करोगी। कहती हाँ मदर, अब इसे जाने भी दो ना। कि जो नैनजिन की डेड बॉडी दफनाई गई ना, उसे बाहर लेकर आ जाता कि पूरी तरीके से पता किया जा सके। लेकिन लिनमरन मना कर देती कि मेरी शादी होने वाली है और यहाँ पर बैड लक मत लाइए मदर। कहती ठीक है चलो। इधर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि कैसे उसने रात भर बैठकर वो निशान गर्म सुई से बनाया था और वो सारे कपड़े भी फेंक दिए थे। हम देखते हैं कि वो तैयार हो चुकी होती है और पहुंच चुकी होती है मैजेस्टी के मेंशन, जहां पर उसे पैलेस दिया गया होता है। नहीं, कहती है ये इतना बेकार भी नहीं है, मतलब फेंगे पैलेस से तो कम अच्छा है लेकिन ये पैलेस भी बहुत अच्छा है। अदर कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर नैनजिन कहती है कि देखिए मिस, इस तरह आप एकदम से एंडिंग पर मत पहुंचे क्योंकि यहाँ पर अभी नई नई आई है। अगर किसी कॉन्सर्ट ने आपके खिलाफ स्कीम बिछा दिया, कुछ भी किया, तो आपके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। कहती हाँ सही कहा, पहले सारे कॉन्सर्ट के बारे में छानबीन करवाओ। एक नौकरानी को वो पैसे देती है जहाँ पर कहती है मुझे कॉन्सर्ट्स के बारे में बताओ। कहती है, ठीक है कि यहाँ पर सबसे निपटना आसान है सिर्फ 2 लेडीज को छोड़कर। कहती वो 2 लेडीज कौन है। कहती फर्स्ट कॉन्सर्ट सन, बहुत ही एरोगेंट है और बहुत ही तेज जुबान चलती है, और दूसरी है लेडी जिया जो कि प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी में जरा से भी गड़बड़ हुई ना तो सबको मार दिया जाएगा, इसी वजह से उन्हें तो बिल्कुल भी ऑफेंड मत करना। अभी वो टहल रही होती है तभी पता चलता है कि कॉन्सर्ट जिया ने चारों तरफ से फूलों के बगीचा लगवा रखा है, लेकिन वो फूलों को तोड़ लेती है जानबूझकर। तभी कॉन्सर्ट जाती है। कहती है कौन सी बदतमीज लड़की है जो मेरे फूलों को तोड़ रही है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लगाए पेड़ों के फूल तोड़ने की। नीचे बैठ जाती है। कहती है माय लेडी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये फूल अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए, मैं न्यू लेडी लिनवरन की दासी हूँ। कहती है अच्छा तो तुम हेड दासी हो। कहती हाँ। जी अमन में सोचती है कि 4 कॉन्सर्ट होती हैं और वो चौथी कॉन्सर्ट मैजेस्टी ने कहा था मैं बनूंगी, लेकिन उस जगह पर आ गई लेडी येरन, उसकी वजह से मैं अब कॉन्सर्ट भी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन उसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। कहती है कि तुम्हारी मिस को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर प्राउड फील होता है ना कि वो बहुत ही खूबसूरत है, चलो खूबसूरती दिखा देते हैं। उस फूल में कांटे होते हैं, नौकरानी उसके हाथों को दबाने लगती है, बहुत देर तक दबाती है, उससे ब्लड भी निकलने लगता है। कहती है जाकर अपनी मिस को ये गिफ्ट दे देना मेरी तरफ से, फूल भी काफी खूबसूरत हो गए हैं। वीरन को चाय देती है। कहती है ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है। कहती कहीं से नहीं मिस। कहती मुझे बताओ ना कि कहाँ से आ रही है। कहती वो मिस कल मैं गार्डन गई थी, इंपीरियल गार्डन, वहां पर मुझे सर्वेंट ने पकड़ लिया और मेरे हाथों पर फूलों के कांटे लगा दिए, ये भी कहा कि आपके लिए ये गिफ्ट है। कहती क्या मतलब, क्या कहा, उसकी इतनी हिम्मत। कहती हाँ ये मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना हुआ, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कहती मैंने सुना है लेडी जी प्रेग्नेंट है, अगर उनकी प्रेगनेंसी को कुछ भी हुआ ना तो आपकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। लेडी जिया की दासी आ जाती है जिंगसू पहले से। कहती है कि ठीक है उसे अंदर लेकर आओ। पता चलता है उसके लिए लेडी ने एक गिफ्ट भेजा है। कहती है कि ये स्पेशली आपके लिए है। कहती क्या है मुझे भी तो दिखाओ जरा। जैसे वो डिब्बा खोलती है तो उसमें एक जड़ी बूटी होती। कहती ये क्यों। कहती है बस इस वजह से क्योंकि मैजेस्टी ना बहुत कम लोगों पर फेवर करते हैं और आपकी बॉडी ज्यादा तंदुरुस्त हो जाए जिससे आप अच्छे से सर्व कर पाए, इसी वजह से आपको दिया है, तो कुछ सीख लेना। कहती है तुम इनडायरेक्टली मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो कि मैजेस्टी मुझ पर कभी भी अपना फेवर नहीं करेंगे। कहती मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा। कहती दासियों से मार डालो। कहती 1 मिनट, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं उस कॉन्सर्ट की दासी हूँ जो प्रेग्नेंट है, पता है ना कि तुम्हारा क्या होगा। और वो वहां से चली जाती है। कहती लेडी जिया अब मेरे सर पर सवार हो रही है, प्रेग्नेंट हो गई तो क्या मेरे साथ ये सब करेंगी। कहती जाओ यूनिक के पास जाओ, सबको पैसे दो, आज रात में मैजेस्टी को सर्व करना चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी को सर्व करने से पहले नहा रही होती है। सुंदर हूँ। कहती है आप तो इतनी सुंदर है कि वर्ल्ड की सारी खूबसूरती आपके सामने फीकी पड़ जाए, और इम्परर भला आपके सामने क्या ही कहेंगे। कहती तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जाओ थोड़ी देर के लिए मैं आराम करना चाहती हूँ। जैसे वहां से जाते तो लिनोरन बाहर निकलती है और एक
पिल निकालती है, कहती है मेरी मदर ने कहा था कि अगर मैं ये पिल खा लूंगी ना तो मैं जीटी को बहुत अच्छे से सर्व करूंगी और ये इफेक्ट उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे ही खाते ही कहती है कि आज इंपीरियल फेवर मुझे मिलकर ही रहेगा। नैन जिन बैठी हुई होती है दूसरी दासी के साथ, कहती है कि अगर आज हमारी मिस को फेवर मिल गया ना तो हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे। मुझे तो नींद आ रही है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। पता चलता है तभी बहुत शोर आ रहा है कि मैजेस्टी कहते हैं इसे बाहर लेकर जाओ। कहती क्या हुआ? दरवाजा खोलता है ल्यूयरन नीचे पड़ी है। कहते हैं इसे लेकर जाओ और दोबारा यहाँ पर मत लाना। कहती मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही दासी ल्यूयरन को उठाते तो पता चलता है उसने पॉटी कर दिया। कहती ये क्या मिस, आपने ये क्या किया? कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो अच्छे से आई थी। इससे ज्यादा अच्छा नैनजिन को ही लग रहा था, उसे पुरानी बातें याद आ रही थी कि जब किसी और को ह्यूमिलेट करती हो तो बहुत मजा आता है। आज अपनी ह्यूमिलेशन पर तुम क्या कहोगी? पता चलता है कि वो पिल किसी और ने नहीं बल्कि नैनजिन ने ही बदली थी और वो गलत पिल उसने खा लिया था, इसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया था। जब वो मैजेस्टी को सर्व करने गई तो उसके पेट से पहले ही आवाजें आने लगी थी। वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती, बिस्तर पर ही वो सारी गंदगी फैला देती है। मैजेस्टी कहते हैं ले जाओ इसे यहाँ से, मेरे खिलाफ किसी ने चाल चली है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बेहोश हो जाती है। जैसे ही जाने लगती है तो नैनजिन एक झलक मैजेस्टी को देखती है। अपनी दूसरी दासी से जैसे कहती है कि तुम मिस को लेकर जाओ। कहती है और तुम क्या करोगी? कहती है कि मेरी मिस का सवाल है, मुझे मैजेस्टी से माफी मांगनी पड़ेगी तब तक, जब तक वो मुझे माफ न कर दे और उनसे कहना पड़ेगा कि ये रूमर चारों तरफ ना फैले। अब वो पिल्स बाहर निकालती है, कहती है कि अब तुम्हें तो ये जगह मिलने से रही, इसी वजह से मैजेस्टी का दिल मैं जीतूंगी और आज उनका फेवर भी। जाती है अंदर और दरवाजा बंद कर लेती है। मैजेस्टी नहा रहे होते हैं, कहते हैं कि कौन है? ये मैजेस्टी मैं हूँ। मैजेस्टी को याद आ जाता है कि ये कुछ देर पहले गई दासी है। वह कहते हैं कि तुम तो चली गई थी ना, तो वापस आने की क्या जरूरत है, सामने आओ और खुलकर बोलो। वो खड़ी होती है, कहती है कि मैजेस्टी मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। कहते हैं तुम्हें पता है ना कि किसी मेड का मैजेस्टी के सामने डायरेक्ट आना एक देशद्रोह के रूप में देखा जाता है, तुम्हें इसके बदले में दंड भी मिल सकता है। कहती है मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, मैं पूरी रात नील डाउन होने के लिए तैयार हूँ मैजेस्टी, लेकिन क्या आप मेरी मिस को माफ करेंगे? प्लीज माफ कर दीजिए। कहते हैं लेकिन तुम क्या करने आई हो ये बताओ यहाँ पर। कहती है मैं माफी मांगने आई हूँ, जो तुम्हारी मिस ने काम पूरा नहीं किया है ना, अब वो तुम काम पूरा करोगी। कहते हैं नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। कहते हैं करना ही पड़ेगा। वहां पर मैजेस्टी उसको किस करते हैं और उसके साथ रात बिताते हैं। सुबह होते ही वो अपना मुंह पीछे कर लेते हैं तो मैजेस्टी उसको हक करते कहते हैं कि क्या हुआ, डर रही हो क्या? कहती माफ करिएगा मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं आपके फेवर पाने के काबिल भी नहीं हूँ। कहते हैं लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसका क्या? कहती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मैंने अपनी मिस को बचपन से ही सर्व किया है और अगर आज उन्हें पता चला ना तो मैं शायद इस गिल्ट की वजह से मर भी सकती हूँ। कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो? कहती मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक फेवर करें। कहते अच्छा तो फेवर भी मांगने के लिए आ गए? कहती है कि हाँ बस इतना कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ या मेरी मिस के साथ हुआ वो बाहर कोई भी खबर नहीं जानी चाहिए। क्या आप मेरे ऊपर इतना एहसान कर सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो आज मैं अपनी यहाँ पर जान दे दूंगी। वो जाती है अपना सर बहुत तेज से मारती है, नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। कहते हैं जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाओ, अभी के अभी फिजिशियन को बुलाओ। वहां पर उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। मैजेस्टी भी लगातार उसके चेहरे पर जो पसीना होता है ना पूछ रहे होते हैं, उसे ठंड भी लग रही होती है तो मैजेस्टी अपना ही कपड़ा निकाल कर उसके ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर फिजिशियन बहुत देर तक चेक करते हैं तो कहते हैं क्या हुआ बताओगे? कहते हैं इनके जो सर पर घाव है वो इतना गहरा नहीं है। कहते हैं अगर सर पर लगा हुआ घाव इतना गहरा नहीं है तो इतनी देर तक ये बेहोश क्यों है? कहते हैं क्योंकि इसकी पल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है कल रात की एक्टिविटी की वजह से। कहते हैं ठीक है इसे मेडिसिन दो और मैं चाहता हूँ इतनी अच्छी मेडिसिन दो कि इसके चेहरे का ये घाव मिट जाए। यूनिक कहते हैं कि आपने पहली बार किसी मेट पर इतना एहसान किया है। कहते हैं कोई बात नहीं लेकिन ये खबर चारों तरफ नहीं फैलनी चाहिए। उसने बस मुझसे एक डिमांड की है। कहते हैं ठीक है मैजेस्टी जैसा आप कहें। अपनी बॉडी पर जो ये निशान है उसका क्या? तो मैजेस्टी अपनी बॉडी छिपा लेते हैं। अभी वो दवा लेकर रास्ते से जा रही होती है। कहती है कि हर कोई मुझे बेवकूफ बनाने में जुटा है, इवन मैजेस्टी। वो तुरंत ही वो दवा उठाकर फेंक देती है। कहती है कि डैम एम्परर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। जैसे ही वापस आती है लिनवरन उसको बहुत तेज से एक थप्पड़ मार देती है कि कल रात पूरी कहाँ थी तुम? वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मिस मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा है लेकिन मैं पूरी रात पर नील डाउन होकर बैठी थी। मैजेस्टी से मैं बस पूरी रात गुहार कर रही थी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपको माफ कर दे और ये र्यूमर बात चारों तरफ ना फैले वरना आपकी कितनी बेइज्जती होगी। कहती है क्या सच में तुमने ये सब कहा?
कहती आपके लिए तो ये सब कहना ही था। मेरी पिल किसने बदली उसका पता लगाओ। कल रात वहाँ पर कौन था? मिस आपके साथ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करेगा। कहती है कि बस लेडी जिया ही थी मेरे साथ, कल चाय पिया था जरूर, उसमें ही कुछ मिला होगा। कहती नहीं, आप एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ऐसे सवाल मत उठाइए। कहती उसी ने किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। मुझे लेकर चलो उस लेडी जिया के पास, आज मैं उसे आमने सामने ही बात करूंगी। कहती है ठीक है। कहती है लेडी जिया कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, बाहर निकलो बदतमीज कहीं की। लेकिन जैसे ही जाती है तो वहां पर चारों पहले ही कॉन्सर्ट बैठी होती है। कहती ये क्या चल रहा है? कहती ओ लेडी नहीं गई कॉन्सर्ट, प्ले मत करना, हम लोग चाय पी रहे थे, तुम्हें नहीं बुलाया, इस वजह से गुस्सा हो गई हो क्या? वो चुपचाप खड़ी होती है। कहती है तुम्हें भला बुलाएगा भी कौन? वहां पर लेडी जिया कहते हैं देखो गुस्सा मत हो, चलो इन्हें भी बैठने के लिए जगह दो। उसे एक स्टूल दिया जाता है और वो आराम से उस पर बैठ जाती है। कहती क्या हुआ, तुम तो काफी सुंदर हो, लेकिन इस तरह यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? वहां पर तीनों के तीनों कॉन्सर्ट कह रही होती है कि मैंने सुना है कल तुमने रात में मैजेस्टी को सर्व किया है, लेकिन तुम तो वहां से निकल भी आई थी। कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो लेडी सन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है, लगता है मैजेस्टी को ज्यादा ही रूड थे तुम्हारे साथ। कहती है हाँ, मैजेस्टी काफी पावरफुल है, आप लोग तो अब बुढ़ी हो गई हैं, आप लोग के अंदर इतनी ताकत कहाँ, अब मैं नई नवेली हूँ, जवान हो तो मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। सारी कॉन्सर्ट हंस रही होती है कि तुम्हारे ऊपर वो भी मैजेस्टी ने क्या एहसान किया है, मुझे बताओ जरा। कहती है कि कल रात तुमने पॉटी कर दी थी ना, ये बात सबको पता है, और भला इतनी बदबूदार लड़के के साथ मैजेस्टी रात कैसे बिताएंगे? वो उठती है और कॉन्सर्ट को थप्पड़ मार देती। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा? कहती थप्पड़ मारूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ दूंगी। दोनों बहुत तेजी से झगड़ा कर रही होती है। इतनी देर में धक्का लगता है और लेडी जिया नीचे गिर जाती है। कहती ये क्या, इतना ज्यादा लेडी जिया को ब्लड कैसे निकल रहा है? फिजिशियन बताते हैं कि बच्चे को नहीं बचाया जा सके। कहती है कि ये झूठ है। कहते हैं कि अगर बच्चे को जल्द से जल्द आपकी बॉडी से नहीं हटाया गया तो आपकी बॉडी में पॉइजन बढ़ जाएगा। कहती है कि किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। जैसे वहां से लीनियरन जाने लगती है तो दासी रास्ता रोक लेती है कि बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी थी, तुमने बहुत ऐसे धक्का मारा तभी ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता ही नहीं। बोला मेरी मिस के साथ ये कैसे हो गया? वो थप्पड़ मार देती है कि एक गरीब मिनट मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है? मैजिस्ट्री आ जाते हैं कि क्या हुआ, सब के सब नीचे बैठ जाते हैं। इम्प्रेस कुछ बोलती उससे पहले दासी बोलने लगती है कि आज बहुत ही गुस्से में लीनियरन यहाँ पर आई थी और उन्होंने मेरी मिस को धक्का दे दिया, उनको ब्लीडिंग होने लगी और उनका मिस कैरेज हो गया। कहती है मैजेस्टी मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर धक्का दिया है, आखिर फुल टर्म प्रेगनेंसी में हो, उनको अचानक से ये कैसे हो सकता है? किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की है। कहते हैं तो मुझे बताओगी, प्रेग्नेंट हो ही नहीं हो और प्रेगनेंसी के बारे में सब पता है। लेडी जिया बहुत तेजी से रो रही होती है। पता चलता है कि उसको लड़का होने वाला था। कहती है कि आपको मेरे बच्चे के लिए जस्टिस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कहते हैं ठीक है। लिन यरन को एक नोबल लेडी से नॉर्मल लेडी घोषित किया जाता है और रूम में कैद करने के लिए कहा जाता है। वो रूम से बाहर नहीं निकलेंगी। कहती है प्लीज मैजिस्ट्रेट मेरे ऊपर रहम करो, रहम करो। लेकिन यहाँ पर नैंजिन सोच में पड़ जाती है कि जहां तक मैं लड़ाई देख पा रही थी, जो लिन वरन थी वो बहुत नॉर्मल लड़ाई लड़ रही थी, तो इतनी तेज से धक्का कैसे लगा? वो सारी कॉन्सर्ट की तरफ देख रही होती है, तभी उन्हें कॉन्सर्ट सन दिखाई पड़ती है, जो नॉर्मल बिहेव में खड़ी थी और बहुत स्माइल कर रही थी, क्योंकि ये सब किया उनका ही था। इधर यूनिक जाते हैं मैजेस्टी के पास। कहते हैं कि आप बताइए कि क्या करना है। कहते हैं ये बताओ कि लेडी जी ने खाना खाया है नहीं खाया? कहते हैं उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं। भला किसी औरत का मिसकैरेज हो जाए वो खाना कैसे खा सकती है? कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये ल्यू वेरन ने किया है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तो यहाँ पर आने के लिए बहुत बेताब थी, उसने यहाँ पर आने के लिए कई लोगों से लड़ाई की, तो वो ऐसा बचकाना काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगी कि यहाँ से जल्द निकाल दी जाए। मुझे लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी कोई और भी लेना चाहता है। कहते हैं कि हाँ सही कहा। तब यूनिक कहते हैं कि क्या आप उस मेड को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि अभी वही फ्री होगी। इधर हम देखते हैं नैनजिन को, उसको छींक आ जाती है। सेजे कहती है कि तुम्हें छींक कैसे आ सकती है, तुम्हें दवा लानी है ना, तो मैं दवा लेने बाहर जा सकती हूँ, तुम यहीं पर रुको। कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एम्परर ने तुम्हें याद करके रखा है, उस दिन तुमने नील डाउन होकर वहां पर पूरी रात बिताई थी। कहती है एम्परर किसी को नहीं भूलते, उनकी याददाश्त बहुत तेज है। कहती है हाँ सही कहा। मैजेस्टी ने ध्यान दिया था इन सब चीजों के बीच में कि वो नैनजिन है, उस चेहरे का जो घाव था अभी तक नहीं मिटा है। इसी वजह से मैजेस्टी ने यूनिक को भेजा था और उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट की दवा दी थी, मीन्स एक ग्लूटन, जिससे चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी, वो घाव भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। कहते हैं पता है ये ग्लूटेन किसी के पास नहीं है, सिर्फ इम्प्रेस डाउनचर के पास और क्वीन के पास ही होता है, लेकिन ये खास तोहफा तुम्हें मिला है। कहती है बहुत महंगा है, मैं नहीं लूंगी। कहते हैं लेना पड़ेगा वरना मैजिस्ट्री गुस्सा हो जाएंगे कि मैं एक सर्वेंट हूँ, आखिर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? कहते हैं लेना पड़ेगा, याद रखो कि मैजिस्ट्री के लिए अब तुम्हें सब कुछ करना है। यूनिक वहां से चले जाते हैं।
उन्होंने सोचती है कि मैजेस्टी वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकते हैं। तभी एक वहां पर वो कंकुबाइन से टकरा जाती है, कहती है अंधी हो, दिखाई नहीं पड़ता है, मैं लेडी गुआन हूँ। कहती है मुझे माफ कर दीजिए। अपनी दासी से कहती है इसे मारो। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इसे कहीं देखा है, तो ल्यूवेरन की दासी है ना जिसने पॉटी कर दी थी। उफ, उसकी बेकार दासी उसे थप्पड़ मार देती है कि जैसे ये वैसे इसके पेरेंट्स होंगे, तभी यहाँ पर ये इतनी बदतमीजी से रह रही। कहती सही कहा मिस, ऐसी लड़कियों को ना पीछे ही छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर नैनजिन को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे कहा तो कहा, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बीच में लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। उसके हाथ में जो बॉक्स होता है उसे नीचे फेंक देती है और वो ग्लूटेन उठाने लगती है। कहती है ग्लूटेन तुम्हारे हाथ में कैसे आया? ये फ्लावर को इकट्ठा करके बनाया जाता है और इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास। कहती माफ करिएगा मिस। कहती ये बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला, वरना मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगी। कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहती मैं कवर कर सकती हूँ, लेकिन याद रखो ये बॉक्स लेकर जा रही हूँ, बाकी बॉक्सेस का भी इंतजाम करो। जितना भी तुम्हारे पास है कहती वो सिर्फ मेरी लेडी यन्नन के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहती तो जाओ उनसे ला कर दो। 9 AM पर तुम आ जाना। कहती कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, इंतजाम करके रखना वरना तुम बहुत पछताओगी। जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं वो आकर सामने खड़ी हो जाती है। कहती है कि लाओ ग्लूटेन कहाँ पर है। कहती तुम जैसी बेकार औरत को ग्लूटेन मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, तुम तो कुछ भी डिजर्व नहीं करती हो। कहती इस तरह की बातें तुम कैसे बोल सकती हो। कहती मैं तो तुम्हें हर तरीके की बातें बोल सकती हूँ, इतना बुरा बोल सकती हूँ कि तुम्हें नींद भी ना आए। लगातार दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि मैजेस्टी निकले तो मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊं। वो ज्यादा बोल रही होती है तो वहां पर लेडी ग्वान उसको थप्पड़ मार देती है, वो नीचे गिर जाती है। कहती है कि अब मैं तुम्हें रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सिखाऊंगी। मैजेस्टी भी उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं। कहती है सबसे पहले तुम्हारा चेहरा खराब करूंगी ताकि तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ। लेकिन मैजेस्टी पीछे ही खड़े होते हैं। कहते हैं कि क्या कर रही हो लेडी ग्वान, मुझे बताओ। कहती है मैजेस्टी इसने जो है ग्लूटेन चुराया, पता नहीं कि इस गधे से इसने लिया। कहती है माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन ये मुझसे जबरदस्ती ये काम करवा रही थी। कल रास्ते में इन्होंने रोक लिया और उसके बाद और ग्लूटेन की मांग करने लगी, जब तक कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं वो ग्लूटेन मैंने दिया था। लेडी गोन मुझे जो है गधा बुला रहे। कहते नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मैजेस्टी वहां पर जो है नैनजिन को देखकर समझ जाते हैं कि इसने ये जानबूझकर षड्यंत्र रचा है। कहते मैजेस्टी मुझे भी सजा दीजिए। कहते क्या सजा तुम्हें चाहिए और तुमने क्या गलती की है। कहते मैंने जानबूझकर यहाँ पर लेडी गुआन को बुलाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप बस किसी तरीके से मुझसे मिलने आए। मैं अपनी लेडी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज, मेरी लेडी दिन रात रोती है आपकी याद में, उन्हें आपकी बहुत याद आती है, एक बार उन्हें तो माफ कर ही सकते हैं ना। मैजेस्टी कहते हैं लगता है अपनी मिस के लिए कुछ ज्यादा ही सोचती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम पॉइजन वाली ड्रिंक पी लो और ये दुनिया छोड़कर चली जाओ और तुम्हारी मिस को मैं छोड़ दूंगा। कहती है ठीक है जैसा आप कहें। अभी यूनिक उसे पॉइजन देते हैं कि पी लो। कहते हैं कि क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें। मरने वाली हो लेकिन इच्छाओं की कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, अभी भी कंफ्यूज हो रही हो। कहती है कि मैजेस्टी को मैंने सर्व किया, शायद पिछली जिंदगी में मैंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा तभी ऐसा हुआ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से चली जाऊँ तो मेरी मिस का आप अच्छे से ख्याल रखें, बस आप मेरी बातों को याद रखना। वो तुरंत ही ड्रिंक पी लेती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। कहते हैं ये तो तुम्हारा टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गई। पता चलता है मैजेस्टी कहते हैं कि अगर वो ड्रिंक पीने से मना करे या उसके हाथ डगमगाए, अगर वो ये कह दे कि मैं ये काम नहीं करूंगी और अगर वो मेरे अगेंस्ट चले जाए, मतलब ये जानबूझकर नाटक कर रही थी, अगर वो पी ले मतलब वो अपनी मिस की सच में बहुत ही लॉयल है। यहाँ पर यूनिक कहते हैं कि आज तो तुमने मैजेस्टी का दिल जीत लिया, मैजेस्टी तुमसे बहुत खुश होंगे। जब नैनजिन की आंखें खुलती हैं तो कहती है कि मैं मर गई, लेकिन मैजेस्टी आप क्यों मर गए। कहते हैं ना मैं मरा हूँ ना तुम मरे हो, हम दोनों ही जिंदा है। कहती है लेकिन कल रात मैंने तो पॉइजन पिया था। कहते हैं कि वो तुम्हारा टेस्ट था और जिसमें तुम पास हो चुकी हो, मतलब कि तुम सच में अपनी मिस की बहुत ही लॉयल हो। कहती माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन मैं आपके बेड पर नहीं बैठ सकती। जैसे ही वो उतरने चलते हैं तो मैजेस्टी से अपने पास खींच लेते हैं। कहते हैं तुम्हें अपने हेल्थ की चिंता है या नहीं है। कहती है लेकिन मैजेस्टी प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहते बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन लेडी जी आप बाहर आई हैं। कहते हैं कि क्या उन्हें अंदर बुला लूं, अगर तुम कहोगे तो नहीं बुलाऊंगा। कहती है कि मैं क्या भला कहूँ, मुझे क्या पता। कहते तो ठीक है मैं बुला लेता हूँ, अंदर बुला लो। वो मुंह पर हाथ रख देती है कि प्लीज मत बुलाइए। मैजेस्टी उसको किस करने लगते हैं और उसके साथ फिर से रात बिताते हैं। उठती है तो कॉम को देखती है और अपने बचपन का सीन याद करती है कि कैसे उसकी मदर उसके दोनों बहनों के बाल बनाया करती थी। सब चीजों को याद करके वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, इतने तेज रो क्यों रही हो। लाओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर दूं। ये कविता जो उसकी माँ कहती थी ना, उसके सामने कहने लगते हैं। कहती है कि आपको ये कविता कैसे आती है। मैंने सुना है कि गांव में अक्सर जब लोग अपनी बेटियों के बाल बनाते हैं तो यही कविता गाते हैं।
कहती है कि योर मैजेस्टी प्लीज आप मेरी पास्ट लाइफ को ज्यादा मत बाहर निकालिए। कहते हैं पास्ट लाइफ को नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये पोजीशन दो। कहती कैसी पोजीशन? कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब उस ड्यूक मेंशन की गोद ली हुई बेटी बन जाओ और बहुत ही जल्दी एम्परर के नाते मैं ये फैसला लूंगा। वो उसके गले लग जाती है। आज जो है नैनजिन ने सोच लिया था कि लरन का आखिरी दिन है। बिस्तर हटाती है और उसके पास बैठ जाती है। कहती है कि पता चला है कि अब तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे क्योंकि तुम लगातार ठीक होने के लिए ओवरडोज ले रही थी। ओवरडोज की वजह से तुम्हारी बॉडी नीचे वाले काम ही नहीं कर रही और तुम उठकर भाग भी नहीं पाओगे। कहती है क्या मतलब, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कहती याद करो कि तुमने मेरी माँ को जिंदा दफनाया था, आज बस उसी का बदला लेने के लिए आई हूँ। ये कहती तुम हो कौन? कहती नैनजिन ना पता है, तुम जब छोड़कर गई थी ना तो मैंने नैनवन को अपने हाथों से मार दिया। कहती तुम बीमार भी तो थी। कहती है वो तो सब दिखावा था, जो कॉन्सर्ट जिया के साथ जितना घमासान युद्ध हुआ है ना वो सब मेरा ही षड्यंत्र था। कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसका हाथ काट देती है। कोई है मुझे बचाओ। लेकिन सुबह तक डेथ हो जाती है, जहाँ पर इंपीरियल फिजिशियन बता देते हैं कि ये सुसाइड है। यहाँ पर सारी कॉन्सर्ट तो बहुत खुश होती है कि चलो एक बला टली। सबसे ज्यादा तो कॉन्सर्ट जिया खुश होती है और कॉन्सर्ट सन भी खुश होती है। फिर दूसरे फिजिशियन आते हैं, वो बोलते हैं कि इनका मर्डर हुआ है क्योंकि जिस तरह से चाकू लगाया गया वो बहुत गहरा है, खुद के हाथों से इतना गहरा घाव नहीं लगाया जा सकता है। तब इम्प्रेस कहते हैं कि सामने आओ। कौन हेड दासी है वो वहां पर बैठ जाती है। कहती है कि काम लोगों से भूल हो गई। कहती है ये बताओ कल रात किसकी ड्यूटी लगी थी? वहां पर ड्यूटी तो सेज है की लगी थी, लेकिन पूरा का पूरा इल्जाम नैनजिन अपने ऊपर ले लेती है कि माफ करिएगा मुझसे गलती हो गई है, मैं डेथ डिजर्व करती हूँ। कहते तो ठीक है, इसे पीट पीट कर मार डालो। मैजेस्टी ने मुझे 6 पहले से ग्रांट किए हैं ताकि मैं इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा पाऊं। तो तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते क्या चल रहा है? कहती है कि सिस्टर ल्यूरन की डेथ हो गई है तो भला उसको सजा देनी ही पड़ेगी ना, जिसने ये सब काम किया। मैजेस्टी कहते सबूत क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पर फिजिशियन ने बता दिया कि उसने सुसाइड किया, तो तुम मर्डर घोषित करने में क्यों लगी हो? कहते हैं एक फिजिशियन कह रहे हैं कि मर्डर है, दूसरे फिजिशियन कह रहे हैं सुसाइड है, भला किस पर यकीन करे? कहते हैं इम्प्रेस तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि फिर से पूछना चाहिए। तब वहां पर 2 फिजिशियन और आते हैं और वो बताते हैं कि ये सुसाइड ही है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे, इसे पकड़ कर लेकर जाओ। और साथ में वहां पर जो मेन कॉन्सर्ट थी ना उनकी पोजीशन अब नीचे गिरा दी जाती है। 6 पैलेस अब लेडी सन को दे दिए जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं बताओ नैनजिन कहाँ पर है? कहते हैं वो कल रात से नील डाउन होकर बैठी है अपनी मिस के लिए, वहां से उठी नहीं। वहां से मैजेस्टी बिन बताए चले जाते हैं। जब वो कह रही होती है कि मदर फाइनली मैंने कुछ बदला ले लिया है, कुछ बचा है, देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। जितना पॉसिबल हो सकेगा ना सब कुछ करूंगी और लास्ट में आपके पास आ जाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं तुम फिर से रो रही हो? तो मैं कितना रोना आता है। कहती मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या करने आए? कहते बताओ तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? कहते कुछ भी नहीं हुआ। मैजेस्टी उसे अपनी बाहों में उठाते बैठाते हैं। कहते मुझे अपने पैर दिखाओ। कहती आप मत देखिए, आप मैजेस्टी है। कहे कि अब ये मत नाटक करो, मैंने सब कुछ देखा तो पैर दिखाने में क्या दिक्कत है? और उसके पैर एकदम लाल थे तो वो उसे धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। मन में सोचती है कि मैजेस्टी सच में आप सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। कहते हैं कि हाँ कुछ चीजें चली जाती हैं लेकिन कुछ चीजें दिल में ही रह जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि ड्यूक को मैजेस्टी ने बुलाया था। ड्यूक कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे जानबूझकर मारा गया है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी को मैंने मारा है? मैंने ध्यान नहीं दिया है, तुम मुझ पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हो। ड्यूक नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा मैजेस्टी मुझसे गलती हो गई, बट मेरा पूरा खानदान मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सर्व करते हुए आया। लेकिन ड्यूक मन ही मन स्माइल कर रहे होते हैं कि एक दिन मैं तुम्हें इस राजगद्दी से भी उखाड़ फेंकूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा। ड्यूक बताते हैं मेरे भाई की बेटी है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, कि आप उससे शादी करना चाहेंगे? मैजेस्टी कहते हैं तुम तो बहुत ही बेकार निकले, बेटी को मरे हुए कुछ दिन नहीं बीते और दूसरी लड़की को भेजने लगे। मैजेस्टी कहते हैं उसको छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का इंतजाम किया है। कहते हैं कौन सी लड़की? उधर से नैनजिन आ जाती है। कहते हैं कि तुम इसे गोद ले लो और इसे अपनी बेटी बना लो, जिससे मैं इसे शादी भी कर लूंगा और तुम्हारा रुतबा भी बना रहेगा और तुम्हारे घर से रिश्ता भी जुड़ा रहेगा। कहते हैं सुना है तुम्हारे पैलेस में बहुत अच्छा काम करती थी। कहते हैं हाँ पैलेस में तो अच्छा काम करती थी, बहुत ही लॉयल थी, बहुत ही सिंसियर थी, लेकिन एक स्लेव को भला मैं अपनी बेटी कैसे बना सकता हूँ? कहते बनाना पड़ेगा, नोबेल लेडी से बनाना पड़ेगा बहुत ही जल्द। 2 दिनों के अंदर सारे काम हो जाने चाहिए और लोगों को पता चल जाना चाहिए कि तुमने इसे गोद लिया। जैसे ड्यूक बाहर निकलते हुए नैनजिन का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा? तुम्हारे फादर और मदर तुम्हारी बहन को जैसे मारा है ना वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। कहते हैं माफ करिएगा लेकिन आप इस तरह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी तो अपनी मैजेस्टी के सामने कहा कि आप मुझे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। कहते इस तरह के ख्याली सपने छोड़ दो। तो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए काम करोगी, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया ना तो चारों तरफ न्यूज फैला दूंगा कि तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को मारा है। वो नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे माफ करिएगा लेकिन
लेकिन मैं सिर्फ आपके कहने से ही काम करूंगी। जितने मंत्री वगैरह उधर से निकालते हैं, कहते खड़े हो जाओ, फुलिश वुमेन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तभी यूनिक आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया है, मैं बस उन्हें ग्रेट कर रही थी, आखिर आज फैमिली में जुड़ गई हूँ। कहते क्या सच में ऐसा है, कहते हाँ सच में। जैसे ही ड्यूक वहां से जाने लगते हैं तो यूनिक कहते हैं कि पहले मेरी मिस को ग्रीट, कहाँ पर ड्यूक के सामने कोई रास्ता नहीं होता तो ग्रीट करते हैं, लेकिन यूनिक कहते हैं नील डाउन होकर ग्रीट करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज तो करनी ही पड़ेगी। कहते लोवली मेड के सामने हमने नहीं करूंगा, कहते करना पड़ेगा वरना देख लेना मैजेस्टी बहुत गुस्सा होंगे। कहती है कि आप मत करिए, रहने दीजिए, पर ड्यूक को नील डाउन होना ही पड़ता है। कहती है आखिर मैंने तुम्हें जमीन पर ला ही दिया ना। ड्यूक वहां से जाने लगते हैं, कहती है कि मैं आपकी बातों को अच्छे से सोचूंगी। कहते बहुत अच्छा। यूनिक कहते हैं कि चलो तुम तो इतनी अच्छी हो, आखिर दूसरों की बातों में कैसे आ जाती हो, तुम अब कॉन्सर्ट बन गई हो, याद रखो कि अब तुम सर्वेंट नहीं हो। चलता है कि उसे ड्यूक ऑफ झिंगाओ घोषित किया जाता है, नैनबॉर्न और लेडी जिन के नाम से जानी जाएगी। कहते फाइनली मैंने अपनी बहन की जगह आकर यहाँ पर अच्छा काम किया है। बहुत सारे फ्लावर कॉन्सर्ट सन ने भिजवाए थे, उनका कहना था कि ये वेलकम गिफ्ट है। कहती है वो मुझ पर इतना कैसे फिदा हो सके है। कहती मिस आप चिंता मत करो, मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल करवा ली है और एकदम सेफ है। नैनजिन ने मैजेस्टी से कहा था कि वो सेजे को अपने पास रखना चाहती है अपनी हेडमेड बनाकर, लेकिन अभी वो कहती है कि तुम मेरी सिस्टर और हमेशा सिस्टर ही रहोगी, मेरी बराबर के हिस्सेदार। इधर हम देखते हैं कि इम्प्रेस के सामने आज सबको बुलाया गया था, उनका बर्थडे था, सभी लोग आ चुके थे, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कॉन्सर्ट आखिर किसे बनाया गया है। सब लोग बस न्यू कॉन्सर्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। नैनजिन आ जाती है, उसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि तुम भला न्यू कॉन्सर्ट कैसे बन सकती हो, हमेशा नोबल लेडीज ही न्यू कॉन्सर्ट बन सकती है। कहती माफ करिएगा, लेकिन इंपीरियल गार्डन में जो उस दिन आपने मेरे साथ किया था ना, वो अच्छा नहीं था। अब तो वहां पर वो नीचे बैठ जाती है, बाकी सारी कॉन्सर्ट देख देख कर गुस्सा कर रही होती है कि एक बेकार सी औरत आखिर कॉन्सर्ट कैसे बन सकती है। लेकिन लेडी सन एकदम शांत थी कि तुम अच्छी हो सुंदर भी हो, अगर मैजेस्टी का दिल तो तुम पर आना ही था। लेकिन लेडी जिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ये सामने बैठ जाती है, जहां पर एम्प्रेस कहती है कि तुम कुछ खा लो, जैसे खाने चलती है तो उसे वोमिटिंग होने लगती है। कहती माफ करिए, लो इंपीरियल फिजिशियन को बुला लेते हैं। कहती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन बाकी जितनी भी कॉन्सर्ट होती है ना, वो जिद पकड़ लेते हैं कि एक बार चेकिंग तो करवा ही लेनी चाहिए। तो फिजिशियन आते हैं, चेक करते हैं और बताते हैं नैनजिन प्रेग्नेंट है। कहते हैं वाह 2 महीने से प्रेग्नेंट, लेकिन शादी तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो ये कैसे हो गया, मतलब कोई ना कोई इसका आशिक जरूर है जिसके साथ ये घूम रही थी। कहती है नहीं ऐसा कोई आशिक नहीं है। कहती बताओ ना, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। तो गला पकड़ कर यहीं पर दबा दो, साथ में इस बच्चे को भी मार डालो। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे बताओ। वो तुरंत ही नैनजिन को ऊपर उठाते हैं। कहती है चोट कैसे लगी। कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनना था कि मैजेस्टी कहते हैं सबसे पहले इन 2 दासियों को मौत के घाट उतार दो। लेकिन कॉन्सर्ट आती है, कहती है कि मैजेस्टी आप इसकी बातों पर मत आइए, ये इसका आशिक भी है, 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है और गाली देने लगी है। तो मैजेस्टी उसको थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को गाली दे रही हो। कहते हैं क्या मतलब मुझे बताओ। कहते हैं हाँ ये बच्चा मेरा है। और इम्प्रेस क्या आप इन लोगों का ध्यान नहीं रख पा रही, इस बदतमीज औरत की वजह से पहले भी बहुत दिक्कत हुई, अब इसे एकदम नॉर्मल कंकुबाइन बना दो। कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जैसे ही वो नैनजिन पर अटैक करने चलती है तो मैजेस्टी सामने आ जाते हैं, उनको हेयर पिन लग जाती है। उस कॉन्सर्ट को तुरंत ही उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। कहते हैं मैं चाहता हूँ जब तक नैनजिन प्रेग्नेंट है उसके ऊपर किसी भी तरीके का खतरा ना आए, जो लेडी जिया के साथ हो वो उसके साथ ना होने पाए। वो उठती है तो देखती है मैजिस्ट्रेट उसके बगल बैठे हैं। कहती है कि आप यहाँ पर आराम करिए या मेरे बगल ही आराम कर लीजिए। कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम ठीक रहो और कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, तो मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता, मैं तुम्हारे साथ इस बच्चे के साथ बड़ा होना चाहता हूँ। कहती ठीक है। अभी अचानक से नैनजिन को वोमिटिंग जैसे लगने लगता है और उसको नींद आने लगती है। कहती ये क्या, वो उठती है तो ब्लड निकलने लगता है। कहती ये ब्लड कैसे। तभी वहां पर फिजिशियन को बुलाया जाता है। जैसे फिजिशियन चेक करते हैं कि बताओ ना क्या हुआ। कहते हैं आपकी पल्स बहुत ही वीक है और बच्चे की हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं है। कहती क्या मतलब, मेरा फीटस तो एकदम नॉर्मल था ना, तो फिर ये कैसे हुआ। कहते हैं कि क्या आप ऐसी कोई दवा ले रही थी या कुछ ऐसा जिसकी वजह से हुआ। कहती है मैंने तो ऐसी कोई दवा नहीं ली। कहते एक बार बस आप मुझे वो दवा दिखा दीजिए। कहती ये बताओ पहले मेरा बच्चा कब तक जिंदा रह सकता है, आप किसी के पास भी चली जाइए, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा आप इस बच्चे को नहीं रख पाएंगी। तब इस पर सही कहती है आपको एक बार चलना चाहिए। कहती है जाकर भी क्या होगा, मैं 6 मंथ से ज्यादा तो इस बच्चे को नहीं संभाल सकती, लेकिन जिसने भी मेरे बच्चे को हार्म करने की कोशिश की है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारी दवाइयां फिजिशियन को दिखा दी जाती है, लेकिन वो सब बच्चे के फायदे के लिए थी। कहती है कि तो फिर मैं वीक कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है सही है कि ये सब कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ अनयूजुअल इन दिनों में महसूस हुआ। कहती हाँ मेरे पीरियड्स इस बार 15 दिन आए, मैं तो पागल हो गई। कहती है कि फिजिशियन आप इसके भी नक्शे करिए।
जैसे फिजिशियन नक्शे करते कहते दोनों की पल्स सेम है, कहती ये कैसे हुआ? मतलब हम दोनों के ऊपर सेम तरीके के इम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब जानबूझकर यहाँ पर कुछ तो ऐसा लाया गया है। नैन जिन को याद आता है कि उन सब फ्लावर की वजह से हुआ है, कहती इन फ्लावर को बाहर फेंक कर आओ। वो सब फ्लावर बाहर जैसे ही जाते हैं ना तो अजीब तरीके से स्मेल पूरे रूम में आने लगती है। कहती ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? पता चलता है कि वो सारी स्मेल ना दीवार से आ रही थी। उन दीवारों में एक तरह का पेंट कराया गया था जिसकी स्मेल डायरेक्ट बच्चे को हार्म कर सकती थी और चेहरे पर रैशेस भी आ सकते थे, लेकिन उन स्मेल को छिपाने के लिए वहां पर फ्लावर्स रखवाए गए थे लेडी सन के द्वारा। सेजल कहती है कि मुझे एम्परर से जाकर बताना ही पड़ेगा, कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। लेडी सन ने इसका इंतजाम पहले से करके रखा होगा। वो रातों रात इस जगह की दीवार को तोड़वा कर नया बनवा सकती है। पता चलता है कि बाहर लेडी सन आ गई है, कहती है उसे अंदर लेकर आओ, आज मैं उसका वेलकम खुद करूंगी। लेडीजन कहते हैं तुमसे मैं मिल नहीं पाई, तुम्हारा चेहरा देखो कितना खिला खिला हुआ लग रहा है। कहती वो क्या है ना, मैजेस्टी मुझे रोज से तरह तरह का सूप देते ताकि मेरा बच्चा सही सलामत रहे। कहती हाँ सही कहा, मैजेस्टी है ही इतने अच्छे, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आई हूँ। और मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर जो फ्लावर रखे थे तुमने उनको बाहर रख दिया, वो धूप वाले नहीं है, वो छांव वाले हैं, उनको अंदर ही रखना चाहिए। गिफ्ट आ जाता है, कहती है गिफ्ट तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जे तुरंत ही उस स्कल्पचर के ऊपर हैंकी डाल देती, कहती है पता नहीं इसमें क्या हो। कहती है मछली कितना भी इतरा ले लेकिन पानी से कभी भी निकाल कर फेंकी जा सकती है। उसने मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं उसके जाल में फंस चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ही काम करूंगी क्योंकि उसने चारों तरफ जासूस बिछा रखे हैं। इसी वजह से तो जैसे ही गमलों को बाहर निकाला गया तुरंत ही लेडीसन यहाँ पर आ गए, मतलब कोई ना कोई तो जानकारी दे ही रहा है। पता चलता है इम्प्रेस डाउंजर आ चुकी हैं और वहां पर वो महल की जानकारी ले रही थी। एक एक जानकारी लेने के बाद यहाँ पर एम्प्रेस डाउनजर को ये भी पता चलता है कि न्यू कॉन्सर्ट चुनी गई है जो कि एक स्लेव है। यलन की डेथ के पीछे इस मेट का ही हाथ होगा। कहती क्या सच में इस तरह की लेडी भी हमारे यहाँ पर बिलोंग करती है, उसको तुरंत ही यहाँ पर लेकर आओ। नील डाउन हो जाओ और अपना चेहरा ऊपर उठाओ। जैसे ही चेहरा देखती कहती है तुम तो बहुत तेज हो। वहाँ पर इम्प्रेस कहती है इम्प्रेस डाउनगर से कि इस तरह मत करिए, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो कहती कुछ नहीं होगा, लगातार यहाँ पर नील डाउन होकर बैठी रहोगी, तब तक मैं कहूँ ना तब तक उठने की जरूरत नहीं है, और लगातार इस पर नजर भी रखो। यही तो चाहती थी नैंजिन और उसके कहने के हिसाब से हुआ कि इम्प्रेस डाउनगर कह रहे थोड़े कैरेक्टर के बारे में मैंने पता किया है, वो बुद्धा की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो क्यों ना उसी टाइम ऐसा कुछ किया जाए जिससे सारा का सारा इल्जाम इम्प्रेस डाउनगर पर आ जाएगा और उसके बाद मैं आगे का प्लान बताऊंगी। नील डाउन होते होते उसे बहुत टाइम बीत जाता है और वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं। लेडी सन कहती थैंक गॉड आप उठ गई। मैजेस्टी कहते हैं कि अब हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। कहती क्या मतलब, बच्चा नहीं रहा? इम्प्रेस डाउनगर बहुत ही दुखी होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन नैंजिन कहती है कि आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही पड़ेगा। आप ना तो एक अच्छे राजा हैं और ना ही एक अच्छे पिता हैं, आप भला ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? उसके रूम से हर एक ये चीज निकाल कर फेंक दी जाती है। कहती है कि बस आगे का काम शुरू करो। सेज कहती क्या करना है? कहती है कि मुझे एक कटोरा पूरा का पूरा यहाँ की मिट्टी ला कर दो, मतलब वो सारी दीवारों से निकालो। इम्प्रेस डाउनगर बुद्धा के पास बैठी होती है और माफी मांग रही होती है, लेकिन इतनी देर में नेंजिल पहुंच जाती है। कहती तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए, पता है ना कि कल ही तो तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। कहती मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही गिल्ट महसूस कर रही थी। ये ऐसा मत करो, इंपीरियल हेयर मेरी वजह से गया है इस दुनिया से, लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर रेड ड्रेसेस कैसे से पड़ गए? कहती क्या मतलब, मेरे चेहरे को क्या हुआ? इम्प्रेस डाउनजर बताइए ना क्या हुआ? ये फिजिशियन आकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बीमारी से हो गई है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेसेस नहीं है। बताते हैं कि रूम की पेंट में इस तरह की स्मेल होती है, जानबूझकर ज्यादा डाली गई है ताकि जो इम्पीरियल हेयर को नुकसान पहुंचाया जाए। अब सभा में वहां पर लेडीसन को बैठाया जाता है। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि अपना जुर्म कबूल करोगी या नहीं करोगी? कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिक्स पैलेस मेरे अंडर में है, भला मैं किसी को हार्म क्यों करूंगी? तभी वहां पर यूनिक कहते हैं कि हाँ सही बात है, यो यहाँ पैलेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नैंजिन को परेशान कर सकती। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे फंसाया जा रहा है। यूनिक आगे बोलते हैं कि लेकिन इसकी मेड को लगातार देखा गया है ऐसी चीजें लाते हुए जो इंपीरियल हेयर को नुकसान पहुंचा सकती थी। कहती है झूठ है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। कहते हैं तुम्हारी दासी ने खुद को भूल कर लिया, अब उसका क्या कहोगी? तभी दासी पीछे से आ जाती है। कहती है मिस माफ करिएगा। कहते बताओ तुमने ये क्यों किया, बताओ ना। कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे की डेथ हुई, तो आपने कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हम लोग दोबारा बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन उस दिन के बाद से आप मेरे पैलेस आए ही नहीं, ना ही आप कभी मुझे देखने आए। मुझे इतनी जलन हो गई थी कि अगर मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ तो किसी का बच्चा नहीं पैदा होने दूंगी। प्रेग्नेंट होता था उसके बच्चे को मार देती थी। कहते हैं तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
कहती है आपको कोई कठिनाई उठाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपने मदर फादर के पास जा रही हूँ। वहां पर अपना सर पटक देती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो दासी को पकड़ कर लेकर जाया जाता है, वो बहुत देर तक खड़ी रहती है। फाइनली अब वो कॉन्सर्ट के रूप में मैजेस्टी के पास खड़ी होती है। सिक्स पहले सब उसके अंडर में होते हैं। ड्यूक तो बहुत खुश होते हैं और रात के डिनर के लिए वहां पर मैजेस्टी को बुलाते हैं। कहते हैं कि ओल्ड मिनिस्टर की ड्यूटी है आपके अंडर में काम करना। आखिर मेरा बेटा भी इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आपने अभी तक उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। ऐसा कब तक चलेगा? कहते हैं कि उसे जरूर रिवॉर्ड मिलेगा जब वो लौट कर आएगा। अभी मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं ठीक है, लेकिन वहां पर ड्यूक कहते हैं कि तुम मुझे ड्रिंक सर्व करो। जैसे ड्रिंक सर्व करती तो उसका हाथ पकड़ लेते, कहते मेरा आगे का काम करो जाकर। कहते क्या करना है? वहां पर ड्यूक उसे बता देते हैं। एसटी और नैनजिन साथ में बैठे हुए थे। कहते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर न चली जाओ, आधे रास्ते में आऊंगी तो कोई ना कोई तो आपके पास रहेगा ही। डरने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग क्रॉस करके वाइन पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। कहते हैं हाँ बिल्कुल। ड्यूक आ जाते हैं पूरे सैनिकों को लेकर और रिबेल बन चुके होते हैं। इस मैजेस्टी को जान से मार दिया जाएगा, लेकिन सामने से नैनजिन आ जाती है। कहती है आपने जो मंगाया था मैं ले आई हूँ। कहते हैं वाह तुम तो बहुत अच्छी हो। पता चलता है कि उन्होंने टाइगर टैली मंगाई थी ताकि पूरी आर्मी को अपने कब्जे में कर सके। कहते हैं कि आपने जो कहा था मैं वो ले आई हूँ, मुझे क्या करना है? उसे थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारे मदर और फादर के साथ हेल में पहुंचाना है। कहती है वो तो होने से रहा, क्योंकि हेल तो आप जाएंगे। तभी मैजेस्टी सारे सैनिकों के साथ ड्यू को घेर लेते हैं। कहते हैं गार्ड्स इसे पकड़ लो। कहते हैं गार्ड्स मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि इंपीरियल टैली मेरे हाथ में है। कहते हैं तो फिर मेरे हाथ में क्या है? जैसे ही वहां पर ड्यू बॉक्स खोलते हैं, पता चलता है कि उसके अंदर वो सारे सबूत हैं जो उसे रिबेल घोषित करेंगे। कहते हैं कि तुम्हें मैंने यही सिखाया था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन ड्यू को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहती है मैं नैनजिन, मैं आज यहाँ पर कबूल करती हूँ कि मैंने शुरू से षड्यंत्र रचा था इसे ड्यूक को फंसाने के लिए। अगर आज इस ड्यूक को यहाँ पर छोड़ा गया, इसे रिबेल घोषित ना किया गया, इसकी पूरी फैमिली को ना मारा गया, तो मैंने से इनके खिलाफ बगावत छेड़ दूंगी। याद रखिए मैजेस्टी, मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी। कहते हैं अभी भी तुम्हारे पास रास्ता है, तुम वापस आ सकते हो। कहते हैं नहीं आना है। पीछे मुड़ते और मैजेस्टी को स्माइल करते हुए देख रही होती है। नैनजिन दरवाजा नहीं खोल रही होती तो मैजेस्टी उससे खुद मिलने जाते हैं कि कॉन्सर्ट जिन दरवाजा खोलो। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए फेवरेट माई पेस्ट्री बना कर लाया हूँ, खा लो। लेकिन वो चुपचाप बैठी होती है। कहते ये बताओ कुछ कहना नहीं चाहोगी? कहते हैं मैजेस्टी मुझे ये जानना है कि आपको मेरे बारे में कब पता चला? कहते हैं मुझे तो शुरू से ही पता था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़की के साथ रात बिताऊंगा और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं करूंगा? कहते हैं इसका मतलब आपने मुझे यूज किया ताकि मैं ड्यू को फंसा सकूं, आपके रास्ते का कांटा हटा सकूं। तब मैजेस्टी कहते हैं अभी भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। तब पता चलता है कि उस रात वहां पर नैनजिन मैजेस्टी को ड्रिंक देने वाली थी और मैजेस्टी को बेहोश करके वो टाइगर टैली ड्यू को देने वाली थी। लेकिन मैजेस्टी होश में रहते हैं उसे पकड़ लेते हैं कि तुम मुझे इस तरह बिट्राई नहीं कर सकती। लेकिन वो ड्रिंक वो खुद पी लेती है और वो बॉक्स लेकर बाहर चली जाती है। कहते हैं मैं कहता हूँ अभी भी रुक जाओ, एक बार तुमने कदम बढ़ाया तो दोबारा नहीं आ पाओगे। कहती है तो मुझे करना ही था, मुझे माफ कर देना कि हम दोनों का फेट का विंड हो चुका है। कहते हैं भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये कहती है कि नहीं भूलूंगी, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो ड्रिंक कर लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मैजेस्टी रोते रहते हैं। उसकी आंख खुलती है तो देखते वो एक पेड़ के नीचे है। मतलब मैजेस्टी ने उसे जिंदा छोड़ दिया था और उसके लिए वहां पर घोड़ा भी रखा था। और वहां से वो चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।